तो आज हम जायसी के पद्मावत में आगे पढ़ रहे हैं और आज शनि गाड़ियों के मास तहस्ते लेकर प्रात देव हम महल न पायो तक व्याख्या पढ़ेंगे। प्रसंग यह है, ये दोहे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो में आए कैमास कर्नाटी प्रसंग से लिए गए हैं। इस रासो महाकाव्य के रचयिता कवि चंद्र बरदाई हैं। इन दोहों में कवि चंद्र ने कैमास को वध के पश्चात पृथ्वी में गड़वा देने और पृथ्वीराज के वन लौट जाने का वर्णन है। व्याख्या। पहले दोहे में कवि कह रहा है कि महाराज पृथ्वीराज ने वध किए हुए कैमास और सुंदरी कर्नाटी दासी को आधी रात को के समय ही गड्ढा खुदवाकर गड़वा दिया था। इस प्रकार दोनों के शरीर पंचतत्व में लीन हो गए। प्रातः काल होते ही इनके शरीरों का समाचार सर्वत्र पहुंच गया। कविचंद जिसे सरस्वती का वरदान प्राप्त था, शिव की सिद्धि भी प्राप्ति थी, उस दिव्य कविचंद ने कैमास और कर्नाटी के वध का वर्णन अपनी दिव्य दृष्टि से कर लिया। ऐसा कहा जाता है या यह कहें कि कतिपय रासो ग्रंथ में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित कैमास वध में यह उल्लेख भी आया है कि देवी सरस्वती ने कवि चंद के स्वप्न में आकर सारी स्थिति से अवगत करा दिया था। वास्तव में कवि चंद को यह श्रेष्ठ वरदान प्राप्त था, इसलिए उसने स्वप्न में ही सारी घटनाओं को इस प्रकार देख लिया जैसे चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कवि ने यह भी संकेत दिया है कि चंद को यह भी ज्ञात हो गया था कि प्रातःकाल की लालिमा अथवा सूर्योदय के समय सारी घटना प्रत्यक्ष हो जाएगी। खनिक अर्थात गड्ढा खोदने वाले अपना कार्य समाप्त करके चले गए और तांबूल वाहिनी दासी को भी सारे दृश्य देख लिए। तांबूल वाहिनी दासी मतलब जो महाराज की पटरानी सेविका थी, उसने भी सारे दृश्य को देखकर बाहर चली गई थी। इतनी शीघ्रता से ये सब घटित हुआ कि राज्य में किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला। रात भर में यह घटनाक्रम चलता रहा। आगे के दोहे में कवि कह रहा है कि प्रातःकाल होते ही राज्य के सभी वीर पुरुष और सामंत एकत्र हुए। उनमें प्रत्येक पदाधिकारी तो वहाँ उपस्थित था, पर कैमास नहीं था। कैमास की अनुपस्थिति को चंद्र बरदाई ने अनुभव किया और तभी उसे गत रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए सरस्वती माता के वृत्तांत को याद आ गई। वास्तव में चंद्रवरदाई को जो सिद्धियां प्राप्त थी उनमें से सब कुछ जान लेते थे। इसमें कलम के भी धनी थे। प्रातःकाल जब सभा जुटी तो कविचंद सम्राट पृथ्वीराज से पूछा कि कैमास कहाँ है, क्या आप जानते हैं, और यदि जानते हैं तो बताइए। सभासदों ने भी उत्तर दे दिया हाँ, और कहा कि सूर्यास्त होने पर हमने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया था, किंतु आज तो प्रातःकाल से भी अभी तक हमारे महल की तरफ नहीं आए, उनके दर्शन लाभ नहीं हुए। विशेष में है विद्यार्थियों, कैमास वध के उपरांत उसे खड्डा कूद कर गाड़ देने का वृत्तांत इस तरह से किया है कवि ने कि मानो कोई चित्र सा हमारी आंखों के सामने आ गया हो। तो इसका वृत्तांत कैसा है, चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत किया हुआ। दूसरा लिख दो, इसमें कविचंद की सिद्धियों के बारे में वर्णन किया गया है और भाषा के लिए सरल है। जो भी दोहों में प्रयुक्त भाषा है वह सरल और व्यावहारिक है। अगला दोहा पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। उदय अस्त से लेकर रवि बै कित्ती उसर चंपो सिंचन जानी गमारी तक। व्याख्या ध्यान से सुनो विद्यार्थियों। कवि कह रहा है कि पृथ्वीराज ने स्पष्ट किया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में तो हमें प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रात्रि में जब आकाश के वक्ष पर चंद्रमा उदित होता है तो उसका प्रकाश भी हमें सभी तरह के अनुभवों को दिखाने में सफल होता है। अर्थात चांदनी रात में स्पष्ट रूप से किसी भी घटना को देखा जा सकता है। कविचंद कहते हैं, कविचंद को यह सिद्धि प्राप्त थी
कि वो जो उनके मन में अनुभव होता था वह प्रत्यक्ष में भी होता था। ऐसा जानने का कारण यह भी है कि मन में विजय पर्व मनाने की इच्छा थी और विजय यात्रा पर निकलना चाहते थे। इस दोहे का अर्थ यह है, जो सटीक जान पड़ता है, कि पृथ्वीराज के मन में कन्नौज विजय की इच्छा जागृत हुई। इस भाव से प्रेरित होकर कैमास के विषय में पूछा कि हे चंद, अगस्त नक्षत्र का उदय हो गया। जल, चंद्रमा और आकाश अपने नेत्रों को उज्जवल दिखाई पड़ने लगे। मेरे मन में कन्नौज पर विजय प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा है। तुम बताओ कैमास कहाँ है। भाव यह है कि वर्षा ऋतु हो गई, शरद ऋतु के आगमन से मार्ग स्वच्छ हो गए। पृथ्वीराज कन्नौज विजय की इच्छा से भर उठे और उसका होना आवश्यक भी था। पृथ्वीराज अपने कैमास, जो उनका प्रधान अमात्य था, उससे पूछकर युद्ध में जाना भी उनके लिए आवश्यक था। इसी भाव से प्रेरित होकर पृथ्वीराज कैमास के विषय में पूछते हैं। पृथ्वीराज के इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप चंद्र ने अपने अड़िग व्यक्तित्व का परिचय देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि शेषनाग पृथ्वी को धारण कर छोड़ सकता है तो महादेव विष पीना छोड़ दें, सूर्य अपने तप को छोड़ दे। और कभी चंद्र पृथ्वीराज की दुविधा को समझ गए थे, किंतु चंद्र उससे उपयुक्त कथन के माध्यम से ही बाहर निकालना चाहते थे। आगे कविचंद कह रहे हैं कि महाराज ने कहा कि यदि आपको हठ ही है तो मैं बता सकता हूँ कि कैमास कहाँ है। मैं तो 3 लोगों में विचरण करता हूँ, यह कोई कहने की बात नहीं है। अतः मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि यदि आप पूछ ही रहे हैं तो छिपी हुई रहस्यात्मक स्थिति को मैं उद्घाटित कर सकता हूँ कि बात का रहस्य कितना भी रहस्यमय क्यों ना हो, गहराई में छिप जाता है। इस दृष्टि से बचा नहीं जा सकता। मैं भली भांति जानता हूँ कि दासी कर्नाटी और कैमास कहाँ है। वास्तव में वे अब हैं ही नहीं। इसी व्यंजना को संकेत से चंद ने अपने कथनों द्वारा स्पष्ट कर दिया था। अगला पद है, एक बाण बहुमी से लेकर सुनी नृपति कवि के बयन अनन्वीय अवरोष कवय वचन समयो भयो सूर कमोदनी देश। प्रसंग है इसमें आचार्य प्रसाद द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों में से कैमासी कर्णट प्रसंग है। इसमें इस रासो काव्य के रचयिता कवि चंद्र बरदाई हैं और प्रस्तुत छंद में भी कवि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज द्वारा कैमास वध करने की घटना को ज्यों की त्यों सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे महाराज, आपकी आज्ञा से कैमास कहाँ है का वर्णन करता हूँ। व्याख्या, अपने पहले एक बाण कैमास को लक्ष्य करके उसे मारने के लिए छोड़ा। वह बाण कैमास के हृदय पर खर भराता हुआ उसकी आंखों के नीचे से होकर निकल गया। इस प्रकार अपना पहला बाण चूक गया। हे समेश्वर नंदन, आपने दूसरा बाण संधान कर उस वीर कैमास को मार दिया। फिर आपने उसे खान खोद कर गड्ढा करवा कर उसमें गड़वा दिया। अतः उस अभागे कैमास से अब स्थल छोड़ा नहीं जा रहा है, वह वहीं गड्ढों में गड़ा है, क्योंकि पत्थर के समान कठोर भूमि ने उसे अपने खरे गुणों और दृढ़ता से भली भांति जकड़ लिया है। अगला पद है, राजन मन संपर्य से लेकर मिटे न कलिसों उत्तरी। व्याख्या, प्रसंग वही है विद्यार्थियों। कवि कह रहा है कि सभा में विसर्जित हो जाने पर प्रधान द्वारपाल राजसभा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। कई सभा विसर्जित होने पर प्रधान द्वारपाल राजसभा में होकर द्वार पर आकर खड़ा हो गया। सारे सभासद और सामंत अपने अपने घरों को लौट गए। वे इस प्रकार पीड़ित थे मानो उनके सिर पर लाठी का प्रहार हुआ हो। सभा भवन में केवल चंद्र बरदाई रह गया था। उसने अपना मुख फेर लिया और वहाँ जहाँ का तहाँ खड़ा था। उसने पैर तक नहीं उकसाया। जिस प्रकार गर्मी के तप से क्षण क्षण में जल सूखता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज के क्रोध से भट्ट कवि चंद
प्रतिक्षण सूख रहा था। आकाश में रात्रि के स्वामी चंद्रमा के रहते हुए अर्थात रात्रि में ही घर घर में यह बात फैल गई कि दाहिम कैमास ने कोई बड़ा अपराध किया है और अपराध का यह कलमश उसके सिर पर से उतर कर मिट नहीं सकता। विशेष में लिख सकते हो विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आए हैं। भाषा व्यंजन द्वितीय की है और पृथ्वीराज के क्रोध को इसमें बताया गया है कि क्रोध में पृथ्वीराज ने क्या कदम उठाया। एक दोहा बचा है अंतिम, यहीं कहीं गृह से लेकर वरण संपन्नों तक। इसका प्रसंग है वही हजारी प्रसाद द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो में भी कैमास कर्नाटी प्रसंग से लिया गया है। उपर्युक्त रासो महाकाव्य के रचयिता कविचंद बरदाई प्रस्तुत दोहे में कैमास कर्नाटी प्रसंग की समाप्ति और कविचंद की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी गई है। व्याख्या। कविचंद कैमास के संबंध में अपने मनोगत भावों को पृथ्वीराज के समक्ष प्रकट कर वह अपने घर चला गया। जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, उसने कैमास के प्रति जो भाव थे उन्हें मन में ही रखा और मित्रद्रोह के कारण उसने स्पष्टता का भी वर्णन किया। दाहिम और कैमास के व्यवहार को मन ही मन अनुभव करता हुआ चंद पृथ्वीराज से विदा हो गया। इसमें विशेष लिख दें विद्यार्थियों, यहीं कहीं गृह चंद संपन्नों पंक्ति में चंद की कही हुई बातों की संपूर्णता और स्पष्टता दिखाई देती है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, वरण वरण 2 बार आया है। इस तरह से आज हमारा कैमास कर्नाटी प्रसंग पृथ्वीराज रासो में से पूरा हो गया है। अब हम दूसरी पुस्तक से पढ़ना शुरू करेंगे।